हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। तो सबसे पहले हमने आपकी जो डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट कर दी थी। अब फिज़िक्स की क्लासेज भी हमने अरेंज कर दी है। तो इस वीडियो में फ़िज़िक्स के टॉप 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज अपन 15 क्वेश्चन करेंगे। तो आज तो केवल 15 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, बाकी अपन जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाते रहेंगे साथ साथ ही। और ये वही क्वेश्चन है जो या तो आपके एग्ज़ाम में आने के लायक हैं या फिर पहले आए हुए हैं, और या फिर इन्हीं के बेस पे ही दूसरे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके पास लगभग 2 से 3 महीने का समय है, इसलिए मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना इतना आसान है नहीं। तो एक बार अपन क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तो क्वेश्चन से ही आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ऐसा तो मेरा मानना है। और यदि वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फिज़िक्स की क्लासेज है वो रोज़ आपको 12 बजे, दोपहर 12 बजे के आसपास आपको फिज़िक्स की क्लासेज मिल जाया करेंगी। तो उस टाइम पे जब भी आपका नोटिफिकेशन आए एग्ज़ाम गुरु से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना, क्योंकि वीडियो के जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्स द, मतलब स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक बोथ, नाइदर इलेक्ट्रिक नाइदर नॉर मैग्नेटिक। मतलब स्थिर विद्युत जो आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों, न तो चुंबकीय क्षेत्र और न ही विद्युत क्षेत्र। तो आपको पता है कि इसमें दो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। किस प्रकार से कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई भी क्यू आवेश का, क्यू कूलाम का। यदि ये स्थिर है, मतलब स्टैटिक पोजीशन में है, तब उस टाइम पे ये क्या क्या उत्पन्न करेगा? ये ओनली विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो निकलती रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन यदि यही क्यों आवेश का, क्यों कूलाम का चार्ज है, वो इधर मान लीजिए वी वेलोसिटी से गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, जो पहले हो रहा था, क्योंकि अपने चारों ओर ये हर टाइम पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं देता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये आगे आगे बढ़ेगा, तब इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। तो लेकिन जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है स्थिर विद्युत के लिए, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। यदि आपको पूछा जाता कि एक गतिक विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, तब यहाँ पे सी ऑप्शन आता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली बी, यानी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही स्टैटिक जो चार्ज है उससे डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? बेसिकली वो होती है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अब एफ का तो न्यूटन होता है, क्यू का कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम कहाँ पे है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। आपको और चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एट सम पॉइंट कंजर्वेटिव एंड एट सम पॉइंट नॉन कंजर्वेटिव, नन ऑफ दीज। यानी कंजर्वेटिव होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, और इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत आवेश होता है एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमेशा डिस्टेंस पे मैटर करता है, इसका मतलब ये संरक्षी होता है। जिस फोर्स में यदि आपको आर दिख जाए, यानी दूरी दिख जाती है ना, वो संरक्षी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो संरक्षी ही होता है, कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, मीन्स स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस इज डेज टाइम द इनक्लोज्ड चार्ज। मतलब किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। समझ में आई आपको बातें? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने सुना होगा, देखा होगा आपने, यदि पढ़ा हो तो। यदि नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं आपको कि जो
विद्युतीय फ्लक्स होता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें पूछा है कि वो क्यू का किस टाइम होता है, मतलब जो चार्ज है उसका कितना गुना होता है, ठीक है, टाइम्स द इनक्लोज्ड चार्ज, यानी जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, उसके भीतर यदि आपके पास क्यू आवेश है तो क्यू का कितना गुना होगा वो, तो 1/ε0 गुना ही तो हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस आपको क्या आपको समझना है, आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आपको इस लैंग्वेज में आपको फिट करना है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है 1/ε0 गुना होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि Q/ε0 हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, तब Q इंटू 1/ε0 लिख सकते हैं अपन। तो Q का कितना गुना है? 1/ε0 गुना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की यानी वैक्यूम की अब जो पेराविद्युतता, और एप्सिलॉन आर है किसी माध्यम की आपेक्षिक पेराविद्युतता। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे तो वो क्या आएगी? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब किसी माध्यम की आपेक्षिक पेराविद्युतता एप्सिलॉन आर किसके बराबर होती है? क्या आपको ये याद करना पड़ा? जी नहीं, आपको बस एक फॉर्मूला याद है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर आपको पूछा है यहाँ पे, तो एप्सिलॉन आर के लिए आप क्या करोगे? एप्सिलॉन नॉट को बटा में भेज दोगे उधर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन तो एयरफोर्स या फिर आपकी डिफेंस फोर्सेज में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। इफ डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो दिशा है जो एक समरूप विद्युत क्षेत्र की, इज इन अक्स डायरेक्शन, अक्ष की दिशा में है, देन इक्विपोटेंशियल सरफेसिज, मतलब समविभव तल क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको मानूंगा। और मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन तो एनडीए के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना आप सोच नहीं पा रहे होंगे। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अक्ष यानी अक्ष की दिशा में जो समरूप विद्युत क्षेत्र है वो अक्ष की दिशा में है, तो उसका समविभव तल क्या होगा? तब हमेशा वो उसके लंबवत होता है। अब उसके लंबवत तो दो हो गया, एक तो वाई एक्सिस हो गया, एक जेड एक्सिस हो गया। तो वाई और जेड दोनों मिलकर, दोनों एक्सिस मिलकर क्या बनाते हैं? वाई जेड तल, वाई जेड प्लेन बनाते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, वाई जेड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, उसके हमेशा लंबवत होते हैं, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तब अक्ष की दिशा में ये वाई हो गया, और मान लीजिए ये जेड है, तब दोनों इसके क्या है? परपेंडिकुलर हैं एक्स एक्सिस के। यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका प्लेन फॉर्म क्या होगा? वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। या फिर आप ये याद रख लीजिए, जिसके मतलब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको छोड़कर, यानी अक्ष को छोड़कर वाई जेड प्लेन हो जाएगा। यदि वाई की दिशा में होता तब अक्ष जेड होता। समझ पा रहे हैं आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें तो आप समझ पा रहे होंगे, मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मेरे को पता है। इफ एन चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो द सरफेस विल बी। अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के बाहर रखा गया है तो विद्युत फ्लक्स होगा। अब अपन यही तो देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें जो क्यू होता है वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने ये सरफेस मान ली, अब इसके अंदर जो चार्ज होगा वो होता है क्यू। लेकिन इसमें कह रहा है कि कोई चार्ज है वो बाहर प्लेस्ड किया गया है, बाहर रखा गया है। तो यदि ये क्यू यहाँ पे रखा गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि क्यू तो इसके अंदर होना चाहिए। मीन्स क्यू इज इक्वल टू सरफेस के अंदर 0/ε0 मीन्स 0। तो बी ऑप्शन आएगा। यदि कोई जो आपका चार्ज है, कोई आवेश है, वो सरफेस के बाहर रखा गया है तब उसका जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। 12th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने ये। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। तो V इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको E का फॉर्मूला बताऊं। E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यदि E
को मैं यदि आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब वो वी आ जाएगा। एक बेसिक सा ये फॉर्मूला होता है एक छोटा सी चीज़ समझने के लिए कि वी बराबर क्या होता है, ई डी आर होता है। बेसिकली माइनस भी लगता है लेकिन अपन माइनस प्लस की इसमें काउंट कर नहीं रहे हैं। वी इक्वल टू ई आर होता है। यदि मैं v इक्वल टू ई आर इसमें रखूं तो यहाँ पे v का फॉर्मूला क्या आएगा, यदि मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे v आ जाएगा। तो v इक्वल टू ये r से r कट गया, 1/4πε0 q अपॉन r मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपको e का फॉर्मूला मैंने बता दिया और v का e से निकालना बता दिया कि v इक्वल टू ई आर। ई को यदि आप r से गुना कर दोगे तो v आ जाएगा विभवांतर यानी वोल्ट पोटेंशियल। एंड जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपके शायद कोस्ट गार्ड में आ सकता है, इंडियन एयरफोर्स में ऐसा क्वेश्चन आना लाजमी नहीं है। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डेवलप द चार्ज ऑफ 1 कूलाम ऑन बॉडी। मतलब किसी अनावेशित वस्तु पर यदि आप 1 कूलाम आवेश पाना चाहते हैं तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यदि आपको किसी वस्तु पे -1 कूलाम आवेश करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें डालने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालोगे तब उसमें नेगेटिविटी मतलब चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तब उसमें इलेक्ट्रॉन आपको डालने पड़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब मैं यदि इधर 1 कूलाम करना चाहूँ, इस साइड में 1 कूलाम करना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से दोनों साइड में यदि डिवाइड करूँगा तब इस साइड तो आ गया 1 कूलाम बराबर, ये आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। आप थोड़ा यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। बाकी इतना कैलकुलेटिव पार्ट आपको इंडियन एयरफोर्स में तो मिलेगा नहीं। बाकी आप थोड़ा सोच भी सकते हैं कि 10 की पावर 18 तो ऊपर आएगा, क्योंकि 1.6 है वो भी ऊपर जाएगा, तब कुछ कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। लेकिन थोड़े हाँ, क्योंकि 10 की पावर 18 से ही आप निकाल सकते हो तो एयरफोर्स में भी आ सकता है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन ही देखिए किस प्रकार से हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। अब यदि ये -19 ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19 आएगा। अब 10 की पावर 19 के आसपास ही कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ये तो 23 है, ये 10 की पावर 8 है, लेकिन 10 की पावर 18 आ रहा है, मतलब यही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आप कर दोगे, नन ऑफ दिस का तो चांस ही नहीं बनेगा। अब कह रहा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ईच, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कूलाम होता है 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि v इक्वल टू क्या बताया था मैंने, E इंटू आर। फिर मैंने बताया था ये तो आपको बेसिक से आप नॉर्मल याद रखना चाहिए, तो लेकिन ये जो फॉर्मूला रियलिटी में क्या होता है, -EDR होता है। अब यदि मैं v को dv कर दूं तो क्या कोई दिक्कत पड़ेगी, जी नहीं पड़ेगी, आपने 12th क्लास में देखा भी होगा ये। तो E इक्वल टू क्या होगा, -dv/dr। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, v इक्वल टू ई आर, डी लगा दो दोनों साइड में, dr कर दो, dv कर दो, और dv और dr करोगे तो dv/dr बराबर -e, मीन्स e बराबर -dv/dr, मीन्स ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा शायद, कि e इक्वल टू -dv/dx, dr की जगह यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो dx कर दो आप, तो e इक्वल टू -dv/dx आ जाएगा। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो E इक्वल टू F अपॉन क्यू। लेकिन क्या न्यूटन पर कूलाम यहाँ पे दिया गया है, न्यूटन पर मीटर दिया गया है, जो गलत है। क्या वोल्ट पर मीटर होगा, देखते हैं। अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा कि V इक्वल टू ई आर, तो E इक्वल टू V/R, मतलब V का वोल्ट और R का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए, V इक्वल टू, एक तो होता है EDR, एक होता है
ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इन दोनों से आपको निकाल लिया कि क्या ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्या न्यूटन पर कूलाम आपको दिया गया है? नहीं दिया गया। तो आप कहोगे नहीं ये तो नहीं लगेगा, दूसरा देखते हैं अपन। तो वी इक्वल टू ई इक्वल टू वी बटा आर न्यूटन पर मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको मैं न्यूटन बोल रहा हूँ तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर एक काम कीजिए, आप एप्सिलॉन नोट को आप इस साइड ले जाइए और Q1 Q2 तो Q स्क्वायर हो गया बटा एफ आर स्क्वायर। अब Q स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर, इसका यदि आप टोटल निकालोगे तो इसमें ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा इसमें। तो आपको याद रख लीजिए, या फिर आप इसमें इसको निकालने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया। क्यू स्क्वायर की वीमा आपको पता चल जाएगी, यानी मात्रक पता चल जाएगा, एफ का मात्रक और आर का मात्रक आपको पता ही है, या फिर आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। लेकिन वैसे वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एयरफोर्स इनके एग्ज़ाम के लिए। इसमें वही पूछा है, परमिटिविटी है, यहाँ पे भी परमिटिविटी का ही पूछा गया था। इसमें मात्रक पूछ लिया और इसमें आपको वीमा पूछ ली। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज पेराविद्युता का ऐसा ही मात्रक, तो वैसा ही आएगा इसमें भी। आप वैसे ही कर सकते हैं कोई इसमें। एंड ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस, यानी मुक्त आकाश की पेराविद्युतता क्या होती है? वो होती है आपकी 8.85 गुणा 10⁻⁻12 एफ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। बाकी शायद मैंने सही बताया क्या इसमें? इसमें मैंने ऑप्शन ए ये बताया है, एप्सिलॉन नोट ए ऑप्शन आएगा इसमें, बी ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन ए ये आएगा। ठीक है, आगे करेक्शन कर लीजिए आप, एफ मीटर इनवर्स आएगा। ओके, और एफ मीटर इनवर्स क्यों? एफ का मतलब तो न्यूटन ही हो गया। ठीक है, तो बी ही आएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो ये एक बार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बाकी वीडियो कुछ लंबा हो गया है, तो बस आपको करना क्या है, आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करना है, और बाकी आपको ऐसे ही वीडियो आपको दोपहर 12 बजे के आसपास मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।